हेलो एवरीवन, इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज जो कि इस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज वो हैं जिनके थ्रू हम सिलेबस के बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सिलेबस के हर पोर्शन के वो हिस्से जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल प्रीलिम्स में आते हैं, उनको हम एक एक करके करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन एंड आंसर के सीरीज में ये एक पर्टिकुलर वीडियो होगा एंड इसके थ्रू ही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझाते चले जाऊंगा। सो ये बहुत ही अच्छा एक फीडर इंफॉर्मेटिव सब्सटेंशियल सेशन होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीडीपी। जीडीपी एट द मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट indirect taxes and excludes depreciation. GDP can increase even when real production in the economy is declining. Nominal GDP is always higher than the real GDP, and GDP at factor cost is always greater than the GDP at market prices. आप वीडियो को पॉज करके प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। सी, जो इसका ओवरऑल आंसर है वो स्टेटमेंट नंबर बी है। ऐसा क्यों? देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हो तो प्लीज ये जो मैं आपको मैप दे रहा हूं ना, इसको याद रखना। लेफ्ट साइड में लिखना फैक्टर कॉस्ट, राइट साइड में लिखना मार्केट प्राइस, और हमेशा ना ऐसे एरो बना देना। एरो मतलब अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, मेनली जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो आपको सब्ट्रैक्ट, बेसिकली आपको ऐड करना पड़ेगा सब्सिडी। ठीक है, ये चीज और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर रहे हो तो सब्सिडी माइनस हो गई, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो आप अगर सब्सिडी को प्लस कर रहे हो तो माइनस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे काफी सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, यहां पे हमने डेप्रीसिएशन की बात करी क्या? नहीं, जीडीपी के फॉर्मूला में डेप्रीसिएशन नहीं आया। ना ही हमने डेप्रीसिएशन को इंक्लूड करा है, ना ही एक्सक्लूड करा है। यहां पे क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन को एक्सक्लूड करा गया है, लेकिन हमने तो डेप्रीसिएशन की बात ही नहीं करी जीडीपी के फॉर्मूला में। ना ही हमने इंक्लूड करा और ना ही हमने एक्सक्लूड करा। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जीडीपी कैन इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो नॉमिनल जीडीपी होती है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ जाती है जब भी इन्फ्लेशन होता है। मतलब जैसे ही मार्केट में प्राइसेस बढ़ती है चीजों की तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है। फाइन, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये एक बहुत ही सिंपल सी मैं आपको चीज बताता हूं कि सपोज आप एक आईफोन खरीदते हो, अब या आपकी जो कंपनी है वो आईफोन बनाती है और आपने एक महीने में 10 आईफोन बना दिए और हर आईफोन को आपने 50,000 रुपए का बेचा। अगले महीने आपकी कंपनी ने सिर्फ 9 आईफोन बनाए, मतलब जो आपका प्रोडक्शन है ना वो गिर गया, क्योंकि अगले महीने आपकी कंपनी ने सिर्फ 9 आईफोन बनाए, लेकिन हर एक आईफोन को आपने 1 लाख पर बेचा। तो देखो, यहां पे तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10 है और यहां पे 9 है, तो टेक्निकली प्रोडक्शन तो गिर गया। लेकिन जीडीपी में क्या होगा, जितनी भी क्वांटिटी है और हर क्वांटिटी की कितनी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके ही बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 लाख, 9 और 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9 लाख। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीडीपी पेपर पे आपको दिखेगी कि नई जीडीपी है 9 लाख की और पुरानी जीडीपी थी 5 लाख की, तो आप खुश हो जाओगे कि भाई जीडीपी तो बढ़ गई। लेकिन ये जो बढ़ी हुई जीडीपी है ये क्या है, ये रियल नहीं है, ये नॉमिनल है। ये जीडीपी बड़ी नहीं है, ये तो एक दिखावा है, क्योंकि एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो गया। फाइन, तो ऐसा पॉसिबल है। देन ड्यूरिंग डिफ्लेशन प्राइसेस फॉल, सो नॉमिनल जीडीपी मे बी लोअर देन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी प्रोडक्शन जितना हुआ है, मतलब एक्चुअली कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, उसको वो उसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है। नॉमिनल जीडीपी
करंट प्राइसेस मतलब जो प्राइसेस मार्केट में चल रही है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है। हो सकता है हमारा प्रोडक्शन कम हुआ हो और प्राइसेस बढ़ गई हो, इसलिए नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी, रियल जीडीपी कम हो जाएगी। हो सकता है मार्केट में प्राइसेस गिर गई, डिफ्लेशन आ गया, मार्केट में प्राइसेस गिर गई, चीजें सस्ती हो गई। तो अगर आप बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस भी कर रहे हो लेकिन चीजें इतनी सस्ती है कि इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करके भी आपका काम नहीं निकल रहा, तो रियल जीडीपी हो सकता है बड़ी हो लेकिन नॉमिनल जीडी कम हो जाएगी। देन जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। यही मैंने आपको बताया कि अगर आपको देखो कहीं भी अगर ये लिखा हो, अगर आपको जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट द मार्केट प्राइस जाना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो इनडायरेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही यहां पे हुआ, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस में से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करा, आ गया फैक्टर कॉस्ट। सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू नेशनल इनकम एग्रीगेटर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। GNP includes income earned by Indian citizens abroad but excludes income earned by foreigners in India. NNP is a factor at factor cost is also national income. If depreciation is more than the net indirect taxes, then NDP at market price will be greater than NNP at factor cost. GDP is always greater than GNP in an open economy. Please वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो अब डिस्कशन करते हैं आंसर का। आई होप कि आपने पॉज करके पढ़ा हो। देखो जो जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है? जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो इंडियंस फॉरेन में रहते हैं माइनस वो फॉरेनर्स जो कि इंडिया में रहते हैं। मतलब जितने इंडियन बाहर रह के, इंडियन मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं, एनआरआईज, जो एनआरआईज हैं जो इंडियन सिटीजन्स ही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि इंडियन तो हैं बट वो फॉरेन में पैदा हुए हैं या उनकी सिटीजनशिप फॉरेन है, या कोई अमेरिकन सिटीजन है लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं जो कि बाहर जाके रह रहे हैं, सिंपल, और वहां पे पैसे कमा रहे हैं। तो इंडियंस ने फॉरेन में कितना पैसा कमाया, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, या फॉरेनर्स की छोटी छोटी कंपनीज है जो कि इंडिया में चलती है, उन्होंने कितना पैसा कमाया। ये जो डिफरेंस है ना, ये एनएफआईए में आता है। तो मतलब इट इंक्लूड्स मतलब ये ऐड करता है इनकम जो कि इंडियन ने कमाई है, बिल्कुल। और देखो यहां पे माइनस का साइन है, मतलब ये एक्सक्लूड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा उस इनकम को जो कि फॉरेनर्स ने इंडिया में कमाई है। नेक्स्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो जो जीएनपी है ना, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका तो फॉर्मूला आपको पता चल गया। अगर आप इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। कोई भी ग्रॉस लिखा है ना, जैसे जीडीपी, जीएनपी, इसको अगर आपको एन में कन्वर्ट करना है तो डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करना होता है। डेप्रीसिएशन मतलब आपकी मशीन वगैरह जो है वो खराब हो जाती है तो मशीन को वापस ठीक करने में कुछ पैसा लगता है, वही डेप्रीसिएशन होता है एक तरह से। मतलब मशीन की या इक्विपमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू जितनी कम हो जाती है वो डेप्रिसिएशन होता है। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कौन होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप लोग या फिर लेबर जो हो गया, या जमीन हो गई जो लैंड हो गया, फिर एंटरप्रेन्योर्स जो काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं और उनको जितनी आप डायरेक्टली सैलरी दे रहे हो, मतलब एक कंपनी जो है या एक फैक्ट्री इतने सारे फैक्टर्स को जॉब देती है, उसके लिए जो कंपनी है उनको सैलरी भी देती होगी, तभी जाके कंपनी का कोई प्रोडक्ट निकल के आता है ना। तो इन लोगों की सैलरी कितनी है, उसको पूरे इंडिया में लोग कितना कमा रहे हैं, उसको आप सम करोगे तो क्या वो नेशनल इनकम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोला जाता है। फिल्म्स में जीएनपी एफसी लिखा होगा लेकिन ये गलत है, ये नेशनल इनकम नहीं है। जीडीपी, बहुत सारे आप द हिंदू के आर्टिकल्स में देखोगे कि वहां पे जीडीपी को नेशनल इनकम बोला जाता है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को ही आप नेशनल इनकम बोलोगे। नेक्स्ट देखो, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी क्या हो गया? अब जो जीडीपी है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो आ गया एनडीपी। एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा?
जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। ऑब्वियसली आपने डेप्रिसिएशन खत्म कर दिया, हटा दिया। अब देखो यहाँ पे एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो, फैक्टर कॉस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जी से एन में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन घटाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनएनपी से अगर आपको जीडीपी तक आना है तो क्या आप डेप्रिसिएशन डायरेक्टली घटाओगे? देखो क्या करना होगा यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे लिखा है एनएनपी और यहाँ पे लिखा है जीडीपी, अब यहां तक जाते हैं। देखो बात करते हैं स्टार्टिंग से जीडीपी से। जीडीपी, पहले जीडीपी से आते हैं एनडीपी तक, ठीक है। जीडीपी से एनडीपी आने के लिए हमने क्या माइनस कर दिया? हमने माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एनडीपी, फाइन। अब हमें एनडीपी से जाना है एनएनपी, ठीक है। जब मैंने भी आपको बताया कि जीडीपी से अगर आपको जाना है जीएनपी तो आप क्या करते हो? अगर आपको जीडीपी से जीएनपी जाना है तो आप जीडीपी में से, मतलब जीडीपी में आप ऐड करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड में से लोग इंडिया कितना कमा रहे हैं, फाइन। तो ये आप ऐड करोगे जब जाके जीएनपी आएगा, फाइन। लेकिन जीडीपी में से अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा एनडीपी, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आपको जीडीपी से एनएनपी में आना है तो पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा एनएनपी। लेकिन यहां पे मार्केट प्राइस भी लिखा है ना। अब मार्केट प्राइस को आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो जीडीपी से एनएनपी, मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आने के लिए आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ये बन जाएगा एनडीपी एट एमपी, ठीक है। अब एनडीपी से एनएनपी तक जाने के लिए आपको इसमें एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, ये बन गया एनएनपी एट एमपी। अब एनएनपी एट एमपी से आपको एनएनपी एट एफसी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरी चेन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत आते हैं। डिप्रीसिएशन अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स से बड़ा होगा तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से बड़ी हो सकती है। तो बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको थोड़ा भी याद है तो हो सकता है, ठीक है। तो यह है जीडीपी, इसमें आप एनएफआईए ऐड करोगे तो ये क्या कहलाएगा? ये जीएनपी कहलाएगा, ठीक है। अब जीएनपी तो ये हो गया, जीएनपी को एनएनपी बनाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, ठीक है। ये बन गया एनएनपी, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये तो हो गया जीएनपी, फाइन। ये टोटल हो गया एनएनपी। सपोज ये मार्केट प्राइस पे था, अभी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब मुझे इसको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो हमारी, अब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है हमारी नेशनल इनकम। तो जीडीपी से आपको नेशनल इनकम तक आना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बच गई, यहां पे एमपी है और यहां पे एफसी। तो एमपी को एफसी बनाने के लिए आपको एक चीज और माइनस करनी है, यहां पे आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका बन गया एनएनपी एफसी। अभी जितने भी हमने एडिशंस करे हैं इनको आप बेसिकली यहां से हटा दो, ये लो, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। सिंपल, ऐसे ही यहां पे आना होता है। नेक्स्ट, इन एन ओपन इकोनॉमी जीडीपी कैन बी ईदर ग्रेटर और लेस देन द जीएनपी। ये हो सकता है क्योंकि देखो जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, ये जीएनपी का फॉर्मूला है। और एनएनपी एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है? इंडियंस ने जितने फॉरेन में पैसे कमाए माइनस फॉरेनर्स ने जितने इंडिया में पैसे कमाए। देखो ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स का नहीं, लोगों का भी होता है। तो लोग बाहर जाके, हो सकता है इंडियन बाहर जाके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, है ना, और फॉरेनर्स इंडिया में आके उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, तो ये पूरा सम बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इंडियंस बाहर जाके बहुत ही कम पैसा कमा पा रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, और फॉरेनर्स इंडिया में आके खूब पैसा कमा रहे हैं, तो ये जो टोटल सम है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो जीएनपी भी जीडीपी से बड़ा हो सकता है, जीडीपी भी जीएनपी से बड़ा हो सकता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, दोनों हो सकते हैं। In context of the national income accounting, which of the following statements are true? GDP includes the value of intermediate goods as they are not separately accounted for. The value for illegal economic activities included in the GDP. A rise in GDP always leads to higher standard of living
फॉर ऑल पर्सनल रेमिटेंसेज रिसीव फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन जीएनपी बट नॉट इन जीडीपी। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। आई होप आपने करा होगा। अब चलते हैं आंसर्स की तरफ। देखो जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल्स गुड की बात करती है, ठीक है। जो फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स में क्या होता है, अगर मैंने कोई टायर बनाया, ठीक है, टायर बना के मैंने बेच दिया, लेकिन इस टायर को यूज करके जिसने इस टायर को खरीदा है उसने इसको यूज करके कार बना दी और कार को बेच दिया। टायर 1000 रुपए में बिके थे, कार 1 लाख रुपए में बिक रही है। मान लेते 4 टायर मैंने बेचे थे, तो टोटल जीडीपी क्या आएगी, 1,04,04,000 रुपए। क्या ये जीडीपी होगी? नहीं, जीडीपी अभी भी 1 लाख ही होगी, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है गाड़ी। टायर भले ही एक टायर मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी वाले को बेच दिया, लेकिन ये टायर जो है वो फाइनल गुड नहीं था। फाइनल क्या था? इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट की गुड की जो कॉस्ट है वो काउंट नहीं होती, वरना डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड जो है उनकी कैलकुलेशन जीडीपी में नहीं होती। जीडीपी सिर्फ इन फाइनल गुड्स को, फाइनल गुड की प्राइस कैलकुलेट करके बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। जो इंटरमीडिएट गुड है वो सेपरेटली कभी उनको काउंट नहीं किया जाता, और वो इंक्लूड शायद हो जाए ऑलरेडी। मतलब अब आप खुद सोचो ना, ये जो टायर है इसकी कॉस्ट थी 4 लाख, जो गाड़ी बनाता है उसने इस टायर को खरीदा, मतलब गाड़ी वाले ने तो 4,000 रुपए खर्च करे ना अपने, लेकिन ये जो गाड़ी वाला है फाइनली जो गाड़ी है वो 1 लाख में बेच रहा है। 1 लाख में वो गाड़ी बेच रहा है, मतलब जो 4,000 रुपए के उसने टायर खरीदे थे उसकी कॉस्ट 1 लाख में ही है। मतलब मान लो आपने आम खरीदे, आपने 100 रुपए के आम खरीदे, इन आम को यूज करके आपने जूस बनाया और आपने जूस को बेच दिया, सेल कर दिया मार्केट में। आपने 20 रुपए का जूस सेल करा, मतलब मान लेते एक दिन में आपने 1000 रुपए का जूस सेल कर दिया इन 2 आमों से या इस 100 रुपए के आम से, ठीक है। तो आपने जूस की प्राइस उतनी ही रखी ताकि जो 100 रुपए आपने खर्च करे थे वो 1000 रुपए में कवर हो जाए। तो 1 लाख के अंदर ना ये 4000 रुपए ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वो जीडीपी के अंदर ऑलरेडी है, अलग से सेपरेटली उनको ऐड नहीं करा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सरकार की या गवर्नमेंट की नजर में ही नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको मेजर कैसे करेगी, है ना। इलीगल एक्टिविटीज वो होती हैं जो सरकार की नजर में नहीं होती या वो ब्लैक मनी में रन कर रही होती है, तो इसका डेटा गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, तो वो जीडीपी में कैसे इसको इंक्लूड करेगी। जीडीपी ग्रोथ मे नॉट राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक छोटा सा गांव है जिसमें 1000 लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे एक जो है ना एक बहुत बड़ा जमींदार है, और इसके पास ना पूरे गांव में से इतनी सारी जमीन सिर्फ एक जमींदार की ही है। ये जमींदार जो है ये करोड़पति है, और बाकी जो 1000 गांव वाले हैं वो क्या करते हैं, वो दिन के 500 रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे गांव की जीडीपी कितनी हो गई, 1 करोड़। अब देखो जो 500 रुपए 1000 गांव वाले हैं, एक जो गांव वाला है वो 500 रुपए कमाता है दिन का, तो महीने के वो 15,000 कमाता है मान लेते हैं, ठीक है। 1000 लोग हैं तो 15,000 इंटू 1000 और कर लेंगे, तो ये टोटल हमारे पास फिगर आ गया 1.5 करोड़। तो आपको तो लगेगा कि ये जो गांव है इसकी जीडीपी है 2.5 करोड़। आप बोलोगे वाह 2.5 करोड़ जीडीपी इस गांव की, लेकिन ये 1 करोड़ तो एक इंसान की ही है ना। तो भले ही जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन 1000 लोग गांव में सिर्फ 15,000 रुपए कमा रहे हैं महीने का, और एक ही इंसान है जो कि 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो जीडीपी बढ़ने से ये जरूरी नहीं है कि लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाए। हो सकता है एक ही इंसान की बढ़ रही हो और 99% लोग उनकी लाइफ स्टैंडर्ड में कोई बदलाव भी नहीं आया या फिर कम भी हो गया, ऐसा भी हो सकता है। जीडीपी ग्रोथ मे नॉट राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल रेमिटेंसेज आर पार्ट ऑफ एनआईए, thus included in the GNP, not the GDP, as GDP is purely domestic। देखो जीडीपी में क्या होता है, इंडिया की बॉर्डर के अंदर जितना भी काम हो रहा है ना, इंडिया की बॉर्डर के अंदर वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। चाहे फॉरेनर्स इंडिया की बॉर्डर में आके काम कर रहे हैं वो भी जीडीपी में काउंट हो जाएगा। जो इंडियंस फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं या कमा रहे हैं, पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं,
वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी सिर्फ इंडिया की बॉर्डर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैलकुलेट करती है। इंडिया की बॉर्डर के अंदर प्रोडक्शन इंडियन कर रहा है या फॉरेनर कर रहा है, उससे जीडीपी को लेना देना नहीं है, वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेगी। ठीक है, तो जो रेमिटेंस मतलब जो फॉरेन से इनकम आती है उसका जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन से इनकम आई है वो इनकम क्यों आई, मतलब किसी इंसान ने फॉरेन में जाके कुछ बेचा है या कोई इंसान फॉरेन में जाके कमा रहा है, तो वो तो जीएनपी हो गया ना। जीडीपी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, फॉरेन में कुछ भी हो रहा हो, इंडिया में प्रोड्यूस होना चाहिए, इनकम का रीजन भी इंडिया में होना चाहिए, तब वो जीडीपी में काउंट होगा। नेक्स्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस इज मोर देन जीएनपी मार्केट प्राइस। इसका मतलब यह है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है। एनएनपी एट एफसी, अगर एनएनपी एट एमपी से कम है, इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव में है। जीएनपी अगर एनएनपी से बड़ी है तो मतलब डेप्रिसिएशन ही नहीं है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो नेशनल इनकम के बराबर, सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम के बराबर होता है जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो हो और डेप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बराबर हो। ठीक है, इस टाइप के रैंडम कॉन्सेप्चुअल कॉम्बिनेशंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। फाइन, वीडियो को पॉज करो, आंसर करने की कोशिश करो। चलो अब आंसर्स देखते हैं। देखो, जो जीडीपी है अगर वो जीएनपी से बड़ा है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है या जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, आपने जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इंडियंस ने फॉरेन में जितना कमाया माइनस फॉरेनर्स ने इंडिया में जितना कमाया। अगर जीडीपी ना जीएनपी से बड़ा है, मतलब ये जो फिगर है ये बड़ा है और जीएनपी छोटा है, तो मतलब ये चीजें, ये टोटल चीज भी छोटी होनी चाहिए। मतलब अगर मान लेते हैं यहां पे 5 लिखा है और यहां पे 2 लिखा है और यहां पे कुछ प्लस में है और यहां पे कुछ माइनस में है, तो ऑब्वियसली जो माइनस के बाद है ये नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी जाके 5 2 के बराबर होगा। मतलब सपोज यहां पे 5 + 4 लिखा है तो यहां पे माइनस में 7 होना पड़ेगा, तभी जाके 2 आएगा ना। तो मतलब 4 कम होना चाहिए, 7 बड़ा होना चाहिए। मतलब जीडीपी को जीएनपी से बड़े होने के लिए जो माइनस वाला टर्म है, मतलब जो फॉरेनर्स इंडिया में पैसा कमाते हैं वो ज्यादा होगा कंपेयर टू वो कमाई जो कि इंडियंस ने फॉरेन में जाके कमाई है। तो ये जो पूरा चीज है ये क्या होगा, नेगेटिव। जैसे 4 - 7 क्या हो गया, -3, तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि एनएफआईए है। समझ गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनएनपीएफसी, अगर एनएनपी एट एमपी से कम है, अब देखो मैंने आपको बताया एफसी से अगर आपको एमपी पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप एमपी तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर एफसी बड़ा है इससे, मतलब यहां पे 5 प्लस, हमें नहीं पता 5 प्लस इक्वल्स टू यहां पे है 4, क्योंकि मैंने लिख दिया कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बड़ा है तो यहां पे 1 होना पड़ेगा ना, यहां पे सॉरी यहां पे -1 होना पड़ेगा, तभी जाके जो 4 आएगा हमारे पास, वरना 5 में माइनस ऐड करोगे तभी 4 आएगा। तो ये माइनस होगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो नेगेटिव होना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जीएनपी एनएनपी से बड़ा है ऑलवेज, इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट करता है एंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीएनपी टू गेट द एनएनपी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो जीएनपी है मैंने अभी आपको बताया, जी से आपको एन में जाना है तो जी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू एनएनपी। अगर जीएनपी बड़ा है, सेम चीज हो रही है, जीएनपी बड़ा है, ये 5 है, एनएनपी 4 है और यहां पे माइनस है, तो डेप्रिसिएशन खुद में पॉजिटिव होगा, है ना, तब जाके वो 5 में से माइनस हो जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगी और 4 हमारे पास आ जाएगा। सिंपल, तो डेप्रिसिएशन तो एग्जिस्ट करेगा ही और डेप्रिसिएशन को पॉजिटिव होना जरूरी है। सिंपल। नेक्स्ट, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 है, इस फॉर्मूला की बात करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है, मतलब अगर ये जो है ये 0 है पूरा, ठीक है, तो जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाएगा। सिंपल। और जो एनडीपी एट एफसी है वो क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर एनडीपी है, ठीक है, और यहां पे लिखा है जीडीपी, जीडीपी को
अगर आपको एनडीपी बनाना है तो आपको क्या करना होगा, जीडीपी को एनडीपी बनाने के लिए आपको डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस करना ही होगा। फाइन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। अब जब भी जीडीपी लिखा होता है, सिर्फ जीडीपी लिखा है तो मतलब वो मार्केट प्राइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको प्रीलिम्स में ध्यान रखना है कि जहां भी जीडीपी लिखा है सिर्फ, तो आप मान के चलोगे कि आप मार्केट प्राइस की बात कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे यहां पे जीडीपी नहीं लिखा तो हमें मान लेना है कि वो मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। यहां पे लिखा है फैक्टर कॉस्ट, अब ऑब्वियसली आपको माइनस करना पड़ेगा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए, तो यहां पे आप इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस कर दोगे। Regarding the economic situation of India immediately after independence, consider the following statement. India inherited a highly industrialized and self-sufficient economy. Agrarian sector was characterized by high productivity. Partition led to loss of fertile land and disruption of trade routes. Private sector was enthusiastic about assuming the commanding heights of the economy in 1947. वीडियो को पॉज करो और आंसर बताइए। ठीक है, डिस्कस करते हैं आंसर। देखो सिंपल सी बात है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हमारे पास जो इकोनॉमी थी वो डी इंडस्ट्रियलाइज्ड थी। ब्रिटिश पॉलिसी ने इंडियन इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था और हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अग्रेरियन सेक्टर जो था क्या वो हाईली प्रोडक्टिव था? नहीं। इवन आज भी जो इंडियन जमीन है, एक खेत की जमीन है, उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम है। मतलब आप एक खेत में से अगर 100 किलो आलू उगा पा रहे हो तो उसी साइज का खेत जो है चाइना में, वहां पे 130 किलो आलू उगा रहे हैं। मतलब पर खेत की प्रोडक्टिविटी कम है इंडिया में आज भी। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद तो हाई कैसे होगी? इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं था, बहुत सारे जमींदार थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे उनके पास जमीनें ही नहीं थी या बहुत छोटी जमीनें थी। तो इक्विटेबल थोड़ी हुआ, वो तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ। पार्टीशन के बाद क्या होता कि जो बहुत सारी जो फर्टाइल लैंड है, देखो जो पंजाब था वो एक था पहले, पार्टीशन के बाद पंजाब के 2 हिस्से हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी नदियां जाती हैं, उसके आसपास बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड जो है वो इंडिया से दूर दूसरे देश में चली जाती है। स्टेटमेंट assumed a dominant role in economy of post independence especially in 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब ये जो लिखा है ना 1947 से ही प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, ऐसा नहीं था। 56 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद ही जाके प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा पुश मिलता है। बॉम्बे प्लान एंड पीपल्स प्लान। बॉम्बे प्लान वॉज ऑथर्ड बाय JRD टाटा, GD बिरला, एडवोकेटेड फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेट। स्टेट जब भी स्ट्रॉन्ग होता है तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हो थोड़ा, है ना। पीपल्स प्लान प्रपोज्ड बाय MN रॉय वाज बेस्ड ऑन हेवी नेशनलाइजेशन एंड फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बॉम्बे प्लान एनविजन अ सोशलिस्ट फ्रेमवर्क, रिजेक्टेड प्राइवेट कैपिटल कंप्लीटली। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज्यादातर इनकरेक्ट होते हैं, हमेशा नहीं बट ज्यादातर। बोथ प्लान्स वर अडॉप्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन द फर्स्ट 5-year प्लान। वीडियो को पॉज करो। ठीक है, आंसर देखते हैं। देखो जो बॉम्बे प्लान था वो बनाया तो कंपनी वालों ने था, कॉरपोरेशंस ने बनाया था, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ने बनाया था, लेकिन फिर भी स्टेट इंटरवेंशन और सोशलिस्ट अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने सपोर्ट करा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप फ्री कंपटीशन इंडिया के मार्केट में ला दोगे तो ज्यादातर लोग उस टाइम पर इलिटरेट थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो तो पिछड़ जाएंगे और जो चुनिंदा बड़े बड़े उद्योगपति थे वो और ज्यादा रिच हो जाते। इसलिए ताकि इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सबके साथ मिलकर हो, इसलिए बॉम्बे प्लान इवन दो ये कैपिटलिस्ट ने पुश करा था, सोशलिस्ट इन इस प्लान का थोड़ा सा बेंड था। पीपल जो प्लान था ये MN रॉय लाए थे। इस टाइप से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि कौन कौन सा प्लान लाया था। इन्होंने नेशनलाइजेशन की बात करी इंडस्ट्री की। नेशनलाइजेशन का सेम मतलब है, नेशनलाइजेशन मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं और कंपनीज हैं वो पब्लिक हो जाएं। पब्लिक हो जाने का मतलब कि वो पब्लिक के कंट्रोल में हो। कहने की बात पब्लिक होती है बट टेक्निकली इसका मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर रिसोर्सेज और कंपनीज होगी वही सोशलिज्म है। इनकरेक्ट। बॉम्बे प्लान डिड नॉट रिजेक्ट द प्राइवेट कैपिटल। देखो बॉम्बे प्लान को लाया कौन था? बड़े बड़े उद्योगपति, तो वो
प्राइवेट कैपिटल को रिजेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने तो कहा कि भाई सोशलिज्म भी कर लो आप, बट उन्होंने प्राइवेट कैपिटल या कैपिटलिज्म को रिजेक्ट नहीं करा। नीदर ऑफ द टू प्लान्स वर ऑफिशियली अडॉप्टेड, ये आपको ध्यान रखना है, ना ही बॉम्बे प्लान और ना ही पीपल्स प्लान, दोनों में से किसी को भी ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं करा गया। इन दोनों से इंस्पिरेशन लेके जो प्लानिंग कमीशन है उसने अपना काम करा। सिंपल। Consider the following statements regarding the 5-year plans. First 5-year plan was focused on heavy industry and based on Mahalanobis model. Second plan emphasized rapid industrialization. Third plan 1962 and 1965 के wars के द्वारा disrupt हो गया था. Fifth plan was terminated 1 year before its schedule due to change in the government. वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए। फाइन, डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो पहला 5-year प्लान था उस टाइम इंडिया काफी गरीब था, कृषि प्रधान हमारा देश था, मैक्सिमम लोग खेती ही करते थे। तो लोगों का अगर आपको उद्धार करना है तो खेती को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 90% लोग जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं और सारे लोग गरीब हैं, इलिटरेट हैं, उनका उद्धार करने के लिए आपको उसी सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा जहां पे लोग एंगेज्ड हैं। तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करा गया। बहुत सारे इरिगेशन के लिए डैम्स बनाए गए उस टाइम, है ना, ताकि नदियों से पानी जो है खेतों तक पहुंचे। इसी को हैरट डॉमर मॉडल बोला गया। सेकंड 5-year जो प्लान था ये पीसी महालनोबिस ने लीड करा, और सेकंड 5-year प्लान के द्वारा ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। थर्ड 5-year जो प्लान है हुआ कहता कि इस टाइम वॉर हो गए दो, तो ये डिसरप्ट हो गया। और फोर्थ 5-year प्लान जो है 1965 के बाद चालू होना था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। 1966 से लेके 1969 तक हमने एनुअल प्लान चलाए, हर साल का एक खुद का प्लान था, कोई 5-year प्लान चल ही नहीं रहा था। फोर्थ 5-year प्लान 69 एनुअल प्लान के खत्म होने के बाद चालू होता है। फिफ्थ जो प्लान था वो भी 1978 में ही जनता गवर्नमेंट ने जो है वो कर्व कर दिया था, और इसकी जगह उन्होंने रोलिंग प्लान लॉन्च करा था। हर प्लान की इंपॉर्टेंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। विद रेफरेंस टू एलपीजी रिफॉर्म्स इन 91, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाज ट्रिगर्ड बाय राइजिंग ऑयल प्राइसेस आफ्टर द गल्फ वॉर। वन ऑफ द की स्टेप्स टेकन अंडर लिबरलाइजेशन वाज डिसमेंटलिंग द इंडियन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। Under globalization, India permitted 100% FDI in all sectors. अब देखो अगेन ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, 100% FDI एक्सट्रीम, ऑल सेक्टर्स एक्सट्रीम। तो जरूरी नहीं है, बट ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स गलत हों। फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन वर ब्रॉट डाउन सिग्निफिकेंटली बाय द एंड ऑफ 1992 ड्यू टू सक्सेस ऑफ रिफॉर्म पैकेज। वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। चलो डिस्कस करते हैं अब। देखो जो बीओपी क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास बहुत सारे रुपए हैं, ठीक है, लेकिन एक अमेरिकन है जिसके पास ऑयल है और डिफेंस प्रोडक्ट है और फूड है, ठीक है। एक अमेरिकन के पास ये तीनों चीजें हैं, इंडियंस के पास रुपए पड़े हुए हैं। हमने अमेरिकन से बोला कि आप हमारे ना रुपए के नोट ले लो। अमेरिकन ने बोला कि भाई रुपए के नोट मैं ले तो लूं, लेकिन अमेरिका में तो मैं डॉलर यूज करता हूं, तो मैं रुपए के नोटों को कैसे चलाऊंगा। तो अमेरिकन ने बोला कि भाई आप हमें ना डॉलर ही दो, हमें रुपए नहीं चाहिए। तो इंडिया क्या करता है और सारी कंट्रीज क्या करती है, अपने पास एक रिजर्व रखती है। इस रिजर्व को ही फॉरेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इस रिजर्व में हर कंट्री ना इंटरनेशनल करेंसी रखती है। तो इंडिया के पास भी बहुत सारा डॉलर पड़ा हुआ है और गोल्ड भी पड़ा हुआ है, क्योंकि देखो जो गोल्ड है ना वो हर कोई ले लेगा। अगर हमें ऑयल खरीदना है और अमेरिकन जो है वो हमसे रुपए नहीं लेना चाहता, तो हम उसको गोल्ड के बार्स दे देंगे और वो गोल्ड ले लेगा, क्योंकि गोल्ड तो हर जगह चल जाएगा, ठीक है। हम डॉलर रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, पाउंड रखते हैं, है ना, यूरो रखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करेंसी है, वो हम रखते हैं हमारे रिजर्व में। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये जो रिजर्व है हमारा खाली हो जाए, जो इंटरनेशनल करेंसी है और जो गोल्ड हमारे पास पड़ा है वो खत्म हो जाए, तो हम कुछ इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि इंडिया के अंदर 1991 में सबसे बड़ा वाला हुआ था। उस टाइम गल्फ वॉर चल रहा था, तो जो तेल की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इंडिया के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज था ही नहीं कि वो इतना महंगा तेल खरीद पाए, ठीक है।
और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी गिर गए, इतना महंगा तेल खरीदते खरीदते। जब ऐसी चीज आई तो इंडिया को लगा कि हमें एलपीजी रिफॉर्म्स करने चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का बेसिकली मतलब यह है कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज को या आम जनता को अलाउ कर दिया कि उन सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो जिसमें पहले सिर्फ सरकार करती थी। जैसे जो आम जनता है, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको अलाउ कर दिया कि अब आप गाड़ियां बनाओ। पहले सिर्फ सरकार का ही गाड़ियों बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का उन पे कंट्रोल था। ये एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करो, इंटरनेट प्रोवाइड करो, ये सारी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट करती थी। लिबरलाइजेशन में प्राइवेट और आम जनता को भी अनुमति दे दी कि आप भी अपनी कंपनी खोल के ये चीजें आम लोगों को पहुंचाओ। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब कि जो भी चीज अभी सरकार की है वो गवर्नमेंट कंपनीज या वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि सरकार की कंपनीज हैं, उनमें प्राइवेट लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाना और कुछ कंपनियों को प्राइवेट लोगों को ही बेच देना, या अपनी कंपनियों में प्राइवेट या फिर जो आम जनता है, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी ओनरशिप बढ़ा देना, ये होता है प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सिंपल, अपनी कंट्री के जो दरवाजे हैं उनको खोलना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को और ज्यादा अलाउ करना। ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम लिए थे, ठीक है। तो जो लाइसेंस राज था ना, लाइसेंस राज मतलब ये लिबरलाइजेशन नहीं था पहले कि हर चीज करने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। मुझे यहां फैक्ट्री डालनी है, गवर्नमेंट से परमिशन लाओ। मुझे एक आटे से आटे का यूज करके मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है या बिस्किट बनाना है आटे का, उसको मार्केट में बेचना है, गवर्नमेंट की परमिशन लाओ। तो ये लाइसेंस राज चल रहा था कि जो गवर्नमेंट से परमिशन या लाइसेंस ले लेगा सिर्फ वही अपना बिजनेस चला सकता है। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, ये सारे सेक्टर्स खुल गए। अब हर जगह गवर्नमेंट से लाइसेंस या परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही हो गया लिबरलाइजेशन। एफडीआई जो है वो उसको इजी तो करा गया था, बट 100% तो नहीं होगा ना। देखो आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे एफडीआई 100% है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे आज भी एफडीआई 100% नहीं है। तो तुरंत 1991 के बाद एफडीआई 100% कैसे होगा? ये सही है कि जो हमारी फिस्कल डेफिसिट थी और जो गवर्नमेंट की डेट थी वो कम हो गई, और इन्फ्लेशन जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो थोड़ी कम होती है। क्योंकि जब एलपीजी रिफॉर्म आते हैं तो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मान लेते हैं अगर डिमांड है और प्रोडक्शन भी अच्छे खासा हो रहा है, तो ना प्राइसेस चीज़ों की ज़्यादा नहीं होती। आपको कोई चीज़ खरीदने जानी है मार्केट में, और जो आपको वो चीज़ बेच रहा है वो भी बढ़ चढ़ के उस चीज़ को बना रहा है, तो मार्केट में उस चीज़ की कमी नहीं है, और इसके कारण उसकी जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। With reference to the functions of the RBI, consider the following statements. RBI is the sole authority for issuing currency in India except for coins which are issued by government. One of the functions of the RBI is to act as the custodian of India's foreign exchange reserve. RBI is the primary regulator of all financial institutions, including cooperative banks and chit funds. RBI supervises and monitors payment and settlement in India. वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं आंसर को। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आरबीआई है वो करेंसी नोट को इशू करता है। ये आपने करेंसी नोट के अंदर लिखा भी है, देखा भी है, जहां पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स है ना, वो आरबीआई नहीं बनाता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करती है। मिंट मतलब मिंट एक जगह होती है जहां पे सिक्के या नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। जो मैंने आपको बताया ना कि गोल्ड हो गया प्लस जो कि फॉरेन करेंसी हो गई, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो एटसेट्रा, इन सबको रखता कौन है? आरबीआई ही रखता है इंडिया के अंदर। आरबीआई इसकी देखरेख करता है। फाइन। देन आरबीआई जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को तो बेसिकली मैनेज करता है। ये जरूरी है, आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। लेकिन जो चिट फंड्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ना कि आरबीआई। आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट को ओवरसी करता है। जितने भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, यूपीआई वगैरह, एनईएफटी,
वो आरबीआई की नजर में रहता है। विद रेफरेंस टू कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो एनबीएफसीज क्या होती है, ये फाइनेंशियल कंपनीज तो हैं लेकिन बैंकिंग कंपनीज नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी हो गई, वो कंपनीज जो आपको लोन बेचती है, वो कंपनीज जो बोलेगी कि अपना पैसा मेरे पास रख दो, मैं इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न दे दूंगा, ठीक है, डिपॉजिट मांगती है आपसे वो। एक और फाइनेंशियल कंपनी होती है जो क्या करेगी, आपको इंश्योरेंस देगी। एक फाइनेंस कंपनी होगी जो कि आपके पैसे की देखरेख करेगी। तो जो लोन वाली है या डिपॉजिट वाली है, ये तो बैंक वाली सर्विस आपको दे रही है, लेकिन जो इंश्योरेंस वाली हो गई, क्या इंश्योरेंस कंपनी आप उसको ये समझोगे कि वो बैंक है? नहीं, तो वो फाइनेंशियल कंपनी तो है लेकिन वो बैंकिंग नहीं है। तो ये होती है एनबीएफसीज। बोथ कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड इशू चेक्स। NBFCs are allowed to operate payment and settlement systems under some framework. Commercial banks are subject to CRR and SLR. NBFCs are not. NBFCs play a significant role in providing credit to sectors like housing, infrastructure, small businesses. वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आई होप आपने अब तक दे दिया होगा। चलते हैं आंसर्स डिस्कस करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि आपने जो पैसा बैंक में रखा है, ठीक है, जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है ना अपना, वही डिमांड डिपॉजिट होता है। तो सिर्फ बैंक्स ही ले सकते हैं, ठीक है। एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट कैसे लेंगे भाई? एनबीएफसीज तो बैंकिंग फंक्शन कर ही नहीं रहे ना, और डिमांड डिपॉजिट लेना तो बैंकों का काम है भाई, उसके तो नाम में ही नॉन बैंकिंग है ना, तो वो डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता। फाइन। देन चेक, भाई चेक कौन बनाएगा? अगर आपने कभी चेक इशू करा होगा तो आपको पता है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। एनबीएफसी बैंक नहीं है तो ये चेक कैसे इशू करेगी? लॉजिकल क्वेश्चन। एनबीएफसीज आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। डायरेक्टली जो एनबीएफसीज है वो अलाउड नहीं होती, क्योंकि एनबीएफसी का वो काम ही नहीं है। एनबीएफसी का काम है लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देना। एनबीएफसी का काम नहीं है कि वो सिर्फ पैसे को इधर उधर करे या उसको लोन दे या बेसिकली सिर्फ वो डिपॉजिट ले। सीआरआर और एसएलआर ये रेपो रेट और आरबीआई के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक्स के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है, लेकिन एनबीएफसीज सीआरआर और एसएलआर के रूल्स के अकॉर्डिंग बाध्य नहीं होती, इन पे ये टर्म्स नहीं लगती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एनबीएफसीज फाइनेंशियल इंक्लूजन में अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो हाउसिंग फाइनेंस, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल लोन्स या क्रेडिट्स देती हैं। ये कैसे देती है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एनबीएफसी तो बैंक वाले काम कर ही नहीं रही, तो वो लोन कैसे दे पा रही है? होता क्या है, एनबीएफसी क्या करती है, बहुत सारे लोगों को बोलती है कि आप मुझ में इन्वेस्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एनबीएफसी इसी पैसे को लेके और लोगों को लोन देती है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो एनबीएफसी को पैसा देती है और एनबीएफसी बाकी लोगों को पैसा देती है। ऐसा चलता रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। When RBI increases the repo rate, it directly encourages bank to lend more, thereby boosting liquidity. An increase in the reverse repo rate incentivizes the bank to park more funds with the RBI, tightening the liquidity. Decrease in the CRR gives bank more lendable resources and can stimulate credit growth. SLR primarily helps in maintaining solvency of the banks and supports the government borrowing. वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलते हैं अब आंसर डिस्कशन पर। देखो हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, आरबीआई बैंक्स को इमरजेंसी लोन देता है, ठीक है, लेकिन क्या आरबीआई बैंक्स को फ्री में लोन दे देगा? नहीं। आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि भाई मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन तुमसे ना मैं एक रेट चार्ज करूंगा, एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा, उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब होता क्या है, बैंक्स को अगर तुरंत आरबीआई से पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से पैसा ले लेगी, लेकिन रेपो रेट पर लेगी। अगर आरबीआई ने रेपो रेट लगा दिया या रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंक्स अब फिर से आरबीआई से लोन लेने से पहले सोचेगा ना एक दो बार, क्योंकि अब लोन लेना महंगा हो गया बैंक के लिए। भाई पहले बैंक अगर आरबीआई से 100 रुपए ले रहा था तो 108 रुपए लौटाता था, अब 109 रुपए लौटाने पड़ेंगे।
क्योंकि 8% से रेपो रेट जो है 9% आरबीआई ने कर दिया, मान लेते हैं, तो बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो गया। अगर बैंक ही लोन नहीं लेंगे तो बैंक हमें क्या लोन देगा? ठीक है, अगर बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगा तो बैंक के पास पैसे कम होंगे। अगर बैंक के पास पैसे कम है तो वो हमें लोन नहीं देगा, और अगर हमें लोन देगा भी तो बैंक भी ना हमें भी हमसे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। मतलब अगर आपको भी बैंक 100 रुपए दे रहा है और आप लौटा के बैंक को 108 देते थे, तो अब आपको बैंक को 109 देने पड़ेंगे लौटा के, इंटरेस्ट रेट के साथ, ब्याज के साथ, क्योंकि बैंक को खुद ही जो पैसा है इतना महंगा मिल रहा है, तो वो आपको भी महंगा ही लोन देगा। इससे जो मार्केट में लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब लिक्विड क्या होता है? पानी जो है आपने जमीन पे डाला, फैल गया, क्योंकि पानी लिक्विड है तो पैसा जो है मार्केट में फैल जाता है। अगर रेपो रेट कम है तो रेपो रेट बढ़ा दोगे तो जो लिक्विडिटी है वो कम रहेगी। ठीक है, तो रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? लिक्विडिटी कम रहेगी। यहां पे लिखा है कि जो लिक्विडिटी है वो बूस्ट हो जाती है, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सिंपल। देन हायर रिवर्स रेपो रेट, दूसरा केस क्या है? अब देखो, अगर आरबीआई से लोन चाहिए बैंक को तो उसको रेपो रेट देना पड़ेगा, या रेपो रेट क्या है? ब्याज की दर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैंक भी सोचता है कि भाई मेरे पास ना थोड़ा ज्यादा पैसा है, क्यों ना मैं इस पैसे को बड़ा बनाऊं। मतलब ये बैंक भी तो सोचता है ना कि इसका जो 100 रुपए है वो आगे जाके 104 बने। तो ये क्या है? आरबीआई के पास अपना पैसा रखेगा या आरबीआई को बोलेगा, मतलब बैंक आरबीआई को बोल रहा है कि आप मुझसे लोन ले लो, तो आरबीआई क्या है? बैंक से ये 100 रुपए अपने पॉकेट में रख लेता है। अब क्योंकि देखो टेक्निकली तो बैंक ने आरबीआई को ये 100 रुपए लोन दे दिए, तो आरबीआई भी क्या करता है? इसके बदले कोई ब्याज दर पे करता है, तो आरबीआई देता है रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई किस ब्याज दर पे या किस इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहा है बैंक से? रिवर्स रेपो रेट पे। खुद सोचो, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, मतलब आरबीआई ने बोला कि आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 108 दूंगा। ठीक है, अगले महीने आरबीआई ने बोला मैं आपको 110 दूंगा, तो आप तो बहुत खुश हो जाओगे, है ना? आप बोलोगे कि आम जनता को लोन देना छोड़ो, अच्छा है कि हम आरबीआई को लोन दे दें, क्योंकि आरबीआई अच्छा खासा रिटर्न हमें दे रहा है, तो बैंक के दिमाग में लालच आ जाएगा ना। तो जब भी ऐसा होता है कि आरबीआई को यह लगे कि आम जनता के आसपास जो मनी सप्लाई है वो बहुत बढ़ गई है, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। भाई लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए पॉकेट में, तो वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे तो चीजों की मार्केट में कमी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें बिक गई, बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। चीजों की कमी के कारण उन चीजों की जो बची हुई चीजें हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन का नुकसान होता है पुअर इंसान को। पुअर इंसान के पास पैसे नहीं है कि वो बढ़ी हुई कीमत पर चीजों को खरीद पाए। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बोलेगा इस मनी सप्लाई को कम करना है, तो बैंक्स को लालच देगा कि आप मेरे पास अपना पैसा पार्क कर दो, मुझे आप अपना पैसा लोन दे दो, मैं आपको बढ़ चढ़ के रिवर्स रेपो रेट से आपको रिटर्न दूंगा। तो बैंक हमें लोन नहीं देगा, बैंक आरबीआई को दे देगा। और अगर हमें बैंक लोन दे भी रहा है तो अच्छे खासे बड़े ब्याज दर पर ही देगा। तो हमें, अब आप खुद सोचो कि अगर आपको बैंक बहुत ही महंगा लोन दे रहा है, मतलब आपको रिटर्न काफी ज्यादा पे करना पड़ रहा है बैंक को, तो आप लोन लेने से पहले एक दो बार सोचोगे, हो सकता है लोन लो ही ना। तो आरबीआई का जो एम था कि लोगों के पॉकेट में पैसे थोड़े कम करना है, मनी सप्लाई कम करनी है, वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने बोली है ना, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता ग्राउंड पे इसका, बट थ्योरेटिकली होता है। हायर रिवर्स रेपो रेट मेक्स इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर द बैंक्स टू पार्क एक्सेस फंड विद द आरबीआई। तो मार्केट में क्या है? लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लोअर सीआरआर इंक्रीजेस द अवेलेबल फंड विद द बैंक्स फॉर लेंडिंग। अब सीआरआर क्या होता है? एक और इंटरेस्टिंग चीज, आरबीआई बोलता है देखो होता क्या है, बैंक कैसे काम करता है, आप लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, बैंक ना उसी जमा हुए पैसे का एक हिस्सा लोन पे दे देता है। बैंक ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब हुआ क्या, सपोज बैंक को लालच आया, बैंक ने पूरा जो भी आम जनता का पैसा जो कि उसी बैंक में डिपॉजिट था, बैंक ने ये पैसा उठा के 100% लोन पे दे दिया, इस लालच में कि मैं तो 100 रुपए दे रहा हूं और लोग जो है जिन्होंने मुझसे लोन लिया है वो मुझे ना अच्छी खासी ब्याज लौटाएंगे। तो
बैंक का एम है कि मैं 100 रुपए दूं, मेरे पास 108 लौट के आएंगे। इसमें क्या होगा, सपोज बैंक ने जितने लोगों को भी लोन दिया, ये सारे लोग निकले विजय माल्या जैसे और पैसे लेके भाग गए, बैंक को लोन नहीं लौटाया। अगर बैंक के पास पैसा नहीं आया तो जो आपका खुद का पैसा था, जो आपने बैंक के भरोसे छोड़ा हुआ था, और बैंक ने आपके पैसे ही को ही किसी के लोन पे चढ़ा दिया, और अब आप बैंक में एटीएम में अपना कार्ड स्वाइप करे जा रहे हो और पैसा आ ही नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आरबीआई बोलता है कि भाई रुको। आरबीआई बोलता है बैंक को कि आपका जितना भी पैसा है ना, उसका एक हिस्सा तो आप लॉक कर दो और अपने पास रखो। इसको बोलते हैं एसएलआर। मतलब ये जो हिस्सा है, ये बैंक लोन नहीं दे पाएगा। इस पैसे को, मतलब ये 18% होता है, 18.5%, ये बढ़ता कम होता रहता है। आरबीआई बोलता है कि आपके पास जितना भी पैसा आया है ना, उसका 18% तो आप अपने पास रखो, उसको लोन नहीं दे सकते आप। इसको कहते हैं एसएलआर। फिर आरबीआई बोलता है कि जितना पैसा आपके पास आया है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ना मुझे भी दे दो। उसको कहते हैं सीआरआर, जो 4% के बराबर होता है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप इस डेटा से अपने आप को अपडेट कर लेना कि अभी सीआरआर और एसएलआर क्या है। रफली इतना ही होता है। आरबीआई बोल रहा है बैंक को कि आपका जो टोटल पैसा है ना, उसका 4% आप मेरे पास रखो, उसको कहते हैं सीआरआर। तो जो टोटल अमाउंट है ये हो गया लॉक, बैंक इसको लोन पे नहीं दे सकता। लेकिन अगर ये सीआरआर कम है, आरबीआई ने बैंक के पास जितना भी पैसा है उसका 4% अपने पास रखा हुआ है, लेकिन आरबीआई अगर सिर्फ 2% रखे तो, मतलब बैंक के पास 100 रुपए थे, आरबीआई ने 4 रुपए ले लिए, अब बैंक के पास सिर्फ 96 रुपए बचे लोन देने के लिए। लेकिन अगर आरबीआई 4 रुपए की जगह 2 रुपए लेगा तो बैंक के पास 98 रुपए बचेंगे लोन देने के लिए। तो मतलब अगर सीआरआर कम है तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचता है लोन देने के लिए, ठीक है। और एसएलआर जो होता है वो बैंक, जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो 18% पैसा है जो आरबीआई बोलता है कि अपने पास ही रखो, फाइन, मुझे देने की जरूरत नहीं है, तो मुझे जो पैसा दोगे मैं उसको सीआरआर मानूंगा, लेकिन ये पैसा आप लोन पे नहीं दे सकते। तो बैंक ने ना अपने पॉकेट में ये एसएलआर वाला पैसा रखा हुआ है, इसको वो लोन पे नहीं दे पा रहा। लेकिन बैंक, आरबीआई ने बोला कि भाई तुम लोन पे नहीं दे सकते, लेकिन इस पैसे को कहीं और घुमा दो। तो आरबीआई ने बोला कि भाई तुम इस पैसे को लोन पे तो नहीं दे पा रहे, तो चलो गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करो, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दो, या जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको खरीदो। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा डाल दो, ये आम जनता के पास मत डालो, सिंपल। Consider the following, consider the impact of various monetary policy instruments on inflation and economic growth. Raising CRR is an effective tool to curb inflation by reducing the money supply in the economy. Reducing repo rate is likely to lower the interest rate, stimulate investment, and potentially lead to inflationary pressure. Higher reverse repo rate during the slowdown may fuel growth by encouraging bank lending. Tinkering with SLR has no impact on credit availability in the economy. वीडियो पॉज करो एंड इसको अटेम्प्ट करो। देखो ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये बहुत आते हैं प्रीलिम्स में इकोनॉमी को लेके, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है, यही पर्पस है इनका। करेक्ट आंसर्स देखो, जो राइजिंग, अगर आप सीआरआर को बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, बैंक के पास जो पैसा है लोन देने के लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि सीआरआर बढ़ गया मतलब आरबीआई ने बैंक का बहुत ज्यादा पैसा खुद के पास रख लिया, तो बैंक के पास कम पैसा बचा लोन देने के लिए, सिंपल। तो मनी सप्लाई में कम कटौती आ गई। मनी सप्लाई मतलब बैंक से लोगों ने जितना लोन लिया है वो कम हो जाएगा। जब बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो वो लोगों को लोन क्या देगा, नहीं दे पाएगा। देगा भी तो महंगा लोन देगा जो कि लोग लेंगे नहीं, तो लोगों के पास पैसे की थोड़ी कमी रहेगी, मनी सप्लाई हो गया कम। अगर लोगों के पास पैसे की कमी है तो मार्केट में खरीदारी नहीं करेंगे तो चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम रहेगा। लोअर रेपो रेट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। सिंपल सी बात है, जब लोअर रेपो रेट है, आरबीआई जो है काफी सस्ता लोन दे रहा है बैंक को, तो बैंक भी आपको काफी सस्ता लोन देगा, ठीक है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम हो जाएगी, फाइन। लेकिन इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है तो आप बढ़ चढ़ के बोरो करोगे, बढ़ चढ़ के लोन लोगे, पैसा ज्यादा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। देखो इकोनॉमिक स्लोडाउन का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब खरीदना और बेचना, सेल एंड परचेज।
इकोनॉमिक स्लोडाउन मतलब कि ये दोनों ही चीजें नहीं हो रही। अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उनको सेल भी बढ़ाना पड़ेगा, परचेज भी बढ़ाना पड़ेगा। इस केस में क्या करना पड़ेगा? बहुत तरीके हैं। एक तरीका होता है कि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ाओ। मनी सप्लाई बढ़ानी है तो बैंक को कम दामों में या कम इंटरेस्ट रेट पे आम जनता को लोन देना होगा। अब देखो, बैंक आम जनता को कम दाम पे लोन कब देगा? बहुत सारी कंडीशन है कि अगर आरबीआई ने बोला कि भाई तुम एसएलआर में जो तुम्हारा पैसा लॉक्ड है ना, उसको फ्री कर दिया, मतलब एसएलआर का जो परसेंटेज है उसको कम कर दिया। सीआरआर जो कि पैसा बैंक का आरबीआई ने खुद के पास रख दिया, वो कम कर दिया कि भाई मैं तुमसे कम ही परसेंटेज चार्ज करूंगा, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, ठीक है। या फिर जो आरबीआई है उसने रिवर्स रेपो रेट कम कर दी, जिससे क्या होगा, जो बैंक है उसके पास सस्ता लोन आ जाएगा आरबीआई से। या फिर आरबीआई ने यहां पे रेपो रेट कम कर दी, ठीक है। या फिर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दी। रिवर्स रेपो रेट कम है मतलब बैंक को लालच नहीं है कि वो अपना पैसा आरबीआई के पास छोड़ दे, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम है। बैंक ने अगर अपना पैसा आरबीआई के पास रख दिया तो बैंक को इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं उस पर, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम है ना। तो बैंक सोचेगा यार मैं क्यों आरबीआई के पास अपना पैसा रख रहा हूं, चलो लोगों को ही दे देता हूं। तो मनी सप्लाई इन सारी चीजों से बढ़ती है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट कम है, रिवर्स रेपो रेट अगर कम है तो बैंक जो है उसको लालच नहीं होगा आरबीआई के पास पैसे रखने के लिए, तो वो आम जनता को पैसे बांटेगा, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देगा। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट हाई कर दी तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई में पैसा अपना रख के बैठ जाएगा और आरबीआई से ही इंटरेस्ट रेट कमाता रहेगा। आम जनता को लोन क्यों देगा वो भाई? नहीं देगा। और ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लोडाउन है, और अभी भी अगर आम जनता को बैंक लोन नहीं देगा तो मनी सप्लाई कम रहेगा, सेल और परचेज और भी कम रहेगी, तो इकोनॉमिक स्लोडाउन में तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। एसएलआर चेंजेस अफेक्ट हाउ मच मनी बैंक्स कैन लेंड, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अभी तो मैंने बताया, अगर आपने एसएलआर का क्या मतलब है, आरबीआई ने बोला कि ये जो तुम्हारा पैसा है 18%, तुम्हारे पास जितना भी डिपॉजिट आया है उसका 18.5% तुम लोन नहीं दे सकते, तुम उसको अपने पास रखो या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लो, बस और कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। फाइन। तो अगर इसमें कमी कर दिया आरबीआई ने एसएलआर की कंडीशन में, तो अब बैंक का थोड़ा कम ही ऐसा पैसा है जो कि वो लोन नहीं दे पाएगा। बैंक के पास लोन देने लायक पैसा बढ़ जाएगा तो लोन देगा, तो मतलब एसएलआर का इंपैक्ट है। With reference to the framework of monetary policy in India, consider the following statements. MPC is a 6-member body chaired by the governor of RBI. Members RBI और गवर्नमेंट दोनों से होते हैं। MPC primarily targets inflation through consumer price index. Decisions of MPC are binding on RBI. Inflation targets are set as 2% plus minus 2% inflation. वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, करते हैं डिस्कस। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसमें 6 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग आरबीआई के खुद से आते हैं, ठीक है, और इन 3 में से एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। 3 लोग आरबीआई में से आते हैं और एक होते हैं खुद ही आरबीआई गवर्नर। बाकी 3 जो लोग हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ना, ये 3 लोग भी बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं। फाइन, ये प्रैक्टिस है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो, उसका पर्पस क्या है, ये बनी क्यों है कमेटी? इसके बहुत सारे पर्पस हैं। इसका सबसे बड़ा पर्पस है सोसाइटी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। देखो ना, प्रीलिम्स में ये लिखा होगा कि एमपीसी का एम ये है कि इन्फ्लेशन खत्म हो जाए, इन्फ्लेशन निल हो जाए, इन्फ्लेशन जीरो हो जाए। नो, ये एम नहीं है आरबीआई का, ना ही ये एम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। एमपीसी का एम है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आप खुद ही सोचो, आपकी कंपनी है और आप बेचते हो मोबाइल फोन। 2010 में आप मोबाइल फोन बेचते थे, एक मोबाइल फोन आप बेचते थे 1000 रुपए में। 2020 में भी आप एक मोबाइल फोन 1000 रुपए में बेच रहे थे। 2030 में भी एक मोबाइल फोन आप 1000 रुपए में बेच रहे हो। देखो, जो आम कस्टमर है ना, आपका कस्टमर बहुत खुश है कि भाई 2010 में भी उसको 1000 का मोबाइल फोन मिल रहा है, 2030 में भी सिर्फ उसको 1000 रुपए का ही मोबाइल फोन मिल रहा है। तो आपका कस्टमर तो खुश है, लेकिन आप बहुत दुखी हो क्योंकि आपकी कमाई तो बढ़ी नहीं।
आपकी कमाई बढ़ थोड़ी रही है। और अगर आपकी कमाई बढ़ नहीं रही तो आप ये धंधा ही छोड़ दोगे, कुछ और करोगे, या इस स्टेट को छोड़ दोगे जहां पे ये प्राइस नहीं बढ़ रही, या कंट्री को ही छोड़ के शायद आप चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको दाम मिल ही नहीं रहा। अच्छा 20 साल में आपके मोबाइल का दाम नहीं बढ़ा तो आपको तो लॉस हो रहा है, आप ये बिजनेस करोगे ही नहीं ना। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप बिजनेस छोड़ो, तो गवर्नमेंट चाहेगी ना कि भाई थोड़ा तो इन्फ्लेशन रहे, कि भाई 1000 2010 में मिल रहा था, ठीक है 2030 आते आते जो प्राइस है वो शायद 2000 हो जाए। इतना तो बढ़ावा हो ना, ताकि भाई आप लोग बिजनेस तो करते रहो, थोड़ा तो आपकी इनकम में इजाफा हो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा तो इकोनॉमी ही नहीं चलेगी। इन्फ्लेशन होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर दुखी हो जाए। अगर इन्फ्लेशन जीरो है तो जो बेचने वाला है वो दुखी है, अगर इन्फ्लेशन 10% है तो कंज्यूमर दुखी है। हम क्या चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे, तो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एमपीसी है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन को मेजर करने के बहुत टूल्स होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो टूल है जो कि आरबीआई यूज करती है या एमपीसी यूज करती है इन्फ्लेशन को देखने के लिए। ठीक है, उसको ही वो टारगेट बनाती है। एमपीसी जब एक डिसीजन लेती है तो वो आरबीआई पर बाइंडिंग होता है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैंने अभी आपको बोला इन्फ्लेशन अगर 0% है तो कंज्यूमर सैड हो जाएगा, सॉरी, तो जो सेलर है, दुकानदार है, वो सैड हो जाएगा, कंज्यूमर तो खुश होएगा। अगर इन्फ्लेशन 10% है तो जो दुकानदार है वो तो खुश है क्योंकि उसको तो बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर कोई सुखी रहे, दोनों ही खुश रहें, तो हमें इन्फ्लेशन बीच में डालना पड़ेगा, वो होता है 4%। ये आरबीआई का मानना है। आरबीआई का मानना है कि अगर 4% इन्फ्लेशन है तो दुकानदार भी खुश और कंज्यूमर भी खुश। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्वियसली क्या हर साल इन्फ्लेशन फिक्स्ड 4% हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये बोल दिया क्या कि 4 ± 2, मतलब या तो 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच विद रेफरेंस टू द डिजिटल रूपी CBDC लॉन्च बाय आरबीआई कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। The retail CBDC intended to be used by all segments of the public, whereas wholesale CBDC is only for financial institutions. CBDC will bear the interest like the savings account in the banks. CBDC eliminates the need for commercial banks as intermediates. Digital rupee is expected to improve efficiency in cross-border payment. वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ऑलराइट, डिस्कस करते हैं। देखो सीबीडीसी क्या है, बहुत ही सिंपल है। सपोज आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, मैं आपको बोलूं कि आप इस 100 रुपए के जो नोट है ना, अपने फोन से इसकी पिक्चर क्लिक करो। ठीक है, अब आपके फोन में क्या है, आपका जो फोन है उसके अंदर 100 रुपए की पिक्चर आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब सपोज मैं आपको एक बॉटल बेच रहा हूं, आपने क्या करा, आपके पास कैश नहीं है। ठीक है, आपने क्या करा, मैंने आपको बोला कि भाई मुझे 100 रुपए दो, आपने बोला ठीक है मेरे पास ना ये 100 रुपए की पिक्चर है, आपने मुझे 100 रुपए की पिक्चर दे दी। मैंने बोला बिल्कुल सही है, अब आप बॉटल ले लो। तो ये जो 100 रुपए की पिक्चर है ना, ये क्या हुआ, ये हुआ ई रूपी। यही ई रूपी है, यही सीबीडीसी है, यही डिजिटल रूपी है। इसके 3 नाम है, आपको ध्यान रखना है। ई रूपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी, ये यही चीज है। सपोज आपने किसी कंपनी में काम करा, 2-3 तरह से वो आपको पैसे दे सकता है। आपको कैश दे दे, आपके बैंक में ट्रांसफर कर दे, या फिर आपको ई रूपी दे दे। ई रूपी क्या है, एक तरह से करेंसी की पिक्चर ही है। अब देखो बैंक जो है, बैंक में वो आपको 1.5 पैसा भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कैश में देगा तो वो आपको 500 का नोट देगा या 2000 का नोट देगा। वैसे ही ई रूपी भी 500 और 2000 का है। ई रूपी भी 500 और 2000 का है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अब आपको शायद थोड़ी समझ आ गई हो कि ये बैंक से और कैश से कैसे डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ अलग है, कैश अलग है, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो अलग है, और ई रूपी थोड़ा अलग है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो। अगर आपके फोन में ई रूपी है
तो आपको बैंक की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जैसे आपके पास कैश होता है तो आपको बैंक की जरूरत नहीं है, आप कैश दे दो उसको। वैसे ही आपके फोन में ई रूपी है तो आप ई रूपी दे दो किसी को, बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, है ना। ई रूपी आप किसी से भी ले सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, बैंक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल कैश नहीं है तो आप ई रूपी दोगे। तो ये तीनों चीजें अलग हैं। तो जो अब ई रूपी भी दो टाइप के हैं, एक रिटेल है और एक होलसेल है। रिटेल जो है वो आम जनता के लिए है, होलसेल वो है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई हो गए, बैंक्स हो गए, उन्हीं के लिए है। सीबीडीसी सेविंग्स अकाउंट जैसे नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया सेविंग्स अकाउंट कहाँ होता है? बैंक में होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में जो आपने पैसा डाला है ना, बैंक उसका आपको रिटर्न देता है, उसका इंटरेस्ट देता है आपको बैंक। ई रूपी तो आपके कैश जैसा है, बस कैश को ही आपने पिक्चर ले ली। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप अपने फोन से पिक्चर ले रहे हो, बट मैं आपको समझाने के लिए आपको बताया कि एक तरह से वो जो करेंसी का नोट है ना, मान लेते हैं आपकी फोन में आ गया, तो आपके फोन में जो करेंसी का नोट है उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देगा? वो आपकी पॉकेट में था, अब वो आपके फोन में है, उस पर बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा, बैंक का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीबीडीसी रिड्यूसेस डिपेंडेंसी, डज नॉट एलिमिनेट बैंक्स। ऑब्वियसली बैंक पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, हाँ, एलिमिनेट नहीं करेगा बैंक को वो। सीबीडीसी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट इजी हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको दुबई में किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, इंडिया से, तो कैश भिजवाना बहुत ही मुश्किल। कैश कैसे भिजवाओगे? बैंक से भी कैसे भिजवाओगे भाई? अगर आपके पास इंटरनेशनल अकाउंट नहीं है, वहां पे आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आपका बैंक अकाउंट बहुत ही बहुत ही छोटे बैंक में है, तो हो सकता है वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। लेकिन ई रूपी क्या है? ई रूपी तो कैश ही तो है, कैश है अपने डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। आपको कैश भिजवाने में दिक्कत आ रही थी, ई रूपी तो आप व्हाट्सएप से भेज सकते हो ना। वेल व्हाट्सएप से नहीं भेज सकते, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने अपने करेंसी नोट की इमेज ले ली तो अपने व्हाट्सएप को अपने दुबई के फ्रेंड को भेज दिया। वैसे ही ई रूपी भी आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हो, बैंक का कोई लेना देना नहीं है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इजी हो गए। आज का फाइनल क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूपीआई एंड डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम। UPI is an open source peer-to-peer payment system maintained by NPCI. UPI Lite was introduced to enable offline small value transactions without the internet connectivity. UPI allows interoperability across the banks, restricts across the third-party apps. Digital bank units launched in 75 districts aims to provide infrastructure independent access to financial services. Pause the video, try to answer it. ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर। देखो, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है तो पहले आपको बहुत सारे तरीके होते थे। NEFT करा, RTGS करा, चेक दिया, डिमांड डिपॉजिट दिया, ये सारे झंझट करने पड़ते थे। लेकिन अगर आपका अमाउंट लिमिटेड है जो आपको ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो अब आप डायरेक्टली क्या करोगे? डायरेक्टली बैंक से आपका नंबर, मोबाइल नंबर कनेक्टेड है, जो आपका फ्रेंड है उसका भी बैंक उसके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से उस मोबाइल नंबर को मैसेज भेजोगे कि भाई मुझे तुझे इतने पैसे भेजने हैं, तो आपके बैंक में से उस इंसान के बैंक में पैसे चले जाएंगे, ठीक है। ये काम हो गया। और ये बीच में आपको कनेक्ट कौन कर रहा है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, भीम, ये सब आपको कनेक्ट करता है। तो क्या आपको पेटीएम पे कोई वॉलेट बनाना पड़ा? नहीं, वॉलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके बैंक से डायरेक्टली चला गया। पेटीएम वगैरह तो ये बीच के बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दो फोन नंबर को कनेक्ट करते हैं, बस इतना इनका इतना ही काम है। पैसा बैंक से बैंक में जा रहा है, पेटीएम से होकर नहीं जा रहा, ठीक है। तो यूपीआई जो है एनपीसीआई ने बनाया है बैंक टू बैंक पीयर टू पीयर ट्रांसफर के लिए, ठीक है। यूपीआई लाइट एक सिस्टम लॉन्च हुआ था जिसमें यह था कि भाई अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो जो छोटे मोटे पेमेंट है वो तो हो जाए कम से कम 200 रुपए तक के, ठीक है। इनकरेक्ट, यूपीआई ऑफर्स फुल इंटरऑपरेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये इनकी जरूरत होती है, ये बीच में मीडिएटर होते हैं जो कि दो नंबर्स को मिलाते हैं, तो इनकी तो जरूरत है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है उनका एम क्या है? डिजिटल बैंक्स, देखो यहां पे लिखा डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जो बैंक्स हैं
आपको फिजिकली जाके अपनी पासबुक अपडेट करानी पड़ेगी, बैंक में कोई डिटेल है, आधार आईडी से लिंक करना है, पैन कार्ड से लिंक करना है, तो आपको फिजिकली बैंक ब्रांच पे विजिट करना होता है। कोई रूरल एरिया में, विलेज में इंसान है, दूर दूर तक उसके कोई बैंक ब्रांच ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो उन लोगों के लिए बना दिया गया है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। बेसिकली ये वेबसाइट ही है, ये बैंक्स की वेबसाइट ही है और कुछ नहीं है। बट बैंक्स की वेबसाइट पे जो फिजिकल ब्रांच पे काम होते थे, वो सारे काम अब आप ऑनलाइन कर सकते हो, उनको बोल दिया गया डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब ये थोड़े लिमिटेड हैं, फ्यूचर में इनका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। सो ये था इकोनॉमी का सेशन। मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करी है। प्लीज़ मैं आपसे ये रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर में मेंशन थे उनको पूरा पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, क्योंकि ये हाई वैल्यू हैं। ये कॉन्सेप्ट्स और ये टॉपिक्स हाई वैल्यू हैं, इसलिए उन्हीं टॉपिक्स पे मैंने क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चंस भी मैंने इस तरह से बनाए ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर से ही सॉल्व हो जाएं। आई होप आपको बेनिफिट मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020।